नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है या हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं या इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हम सबको पता है कि ये जो है हमारी डेली लाइफ में जो है कितने यूजफुल हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये जो है हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। अभी एक अपडेट आया जिसमें ये कहा गया कि जो ऑब्वियसली हर एक देश की एजेंसी जो होती है वो इन्हीं सारी चीजों को टारगेट करती है। पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो जो है फेसबुक के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए देश विदेश में रहने वाले जो यूथ हैं या हम कह सकते हैं जो ऐसे लोग हैं जिनका जो है गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी में कोई कनेक्शन है, तो उनकी आईडीज पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव मिलते हैं। वो आपको हनी ट्रैप में फंसा सकते हैं, वो आपको किसी और चीज में फंसा सकते हैं। एक कहानी भी अभी सामने आई। एक जगह है उत्तर प्रदेश में, हापुड़। हापुड़ में है मोहिद्दीनपुर, जो है एक गांव है हापुड़ में। वहां का एक लड़का है जिसका नाम है सत्येंद्र। यहाँ पर जो है सत्येंद्र का परिवार रहता था, और परिवार में जो है सत्येंद्र थे और उसके माता पिता थे, एक उसका छोटा भाई है, दो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और इसके अलावा जो है जो छोटा भाई है उसका नाम बंटी है। वो अभी जो है एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हर एक तीसरा व्यक्ति जो है वो हिंदुस्तान में एसएससी या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर ट्विस्ट ये है क्योंकि बंटी जिसका जो कि सत्येंद्र का छोटा भाई है, वो तैयारी इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसका भाई जो है वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम उसने निकाला और एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली में। इस वक्त नहीं कर रहा है, लेकिन जब उसका छोटा भाई ये तैयारी कर रहा था, उस वक्त वो जो है दिल्ली में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो है नौकरी कर रहा था। इस वक्त वो जेल में है, लेकिन वो जेल में क्यों है, वही कहानी, इस कहानी के थ्रू जो है मैं सतर्क करने की कोशिश कर रहा हूं कि कई सारी ऐसी चीजें जिनको हम बहुत ही लाइटली लेते, बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन जो है जब ऐसी कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं तो इतनी बड़ी मुसीबत होती है कि उनको जो है हैंडल कर पाना बड़ा ही जो है मुश्किल काम होता है। इसके बाद होता क्या है कि सत्येंद्र जो है वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छा होता है। इसके बाद जो है वो 5वीं तक पढ़ाई करता है, और 5वीं तक पढ़ाई जो है वो गांव से ही करता है। और गांव से पढ़ाई करने के बाद फिर जो है धौलाना के नवोदय विद्यालय में जो है 12वीं तक की पढ़ाई करता है। इसके बाद सब कुछ उसका अच्छा चल रहा था। फिर वो मेरठ के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है फिर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, और उसी दौरान जो है वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देता है। जब वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देता है तो उसका एग्जाम क्रैक हो जाता है, अच्छी रैंक आती है, और उसको जो है इसी एग्जाम के लिए जो है जो पोस्टिंग मिलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली में उसकी पोस्टिंग होती है। अब लाइफ उसकी सेटल थी और दिल्ली वो पहुंचता है। दिल्ली में अपना जो है एज अ गवर्नमेंट अधिकारी के तौर पे वहां पे पहुंचता है, अपना काम करना शुरू करता है। फिर क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2021 आता है। 2021 में जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी होता है। तो ये ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी का काम ये होता है कि मतलब ये केवल 2021 में ही नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। ये लोग जो है इसमें कुछ सिक्योरिटी असिस्टेंट होते हैं जो उनको रन करते हैं, और इसको रन करने के लिए जो है कुछ लोगों को जो है विदेश भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। एक हम कह सकते हैं डेपुटेशन पे भेजा जाता है, 2 साल 3 साल 5 साल जो भी होता है, तो बाहर भेजा जाता है। अब इसी में जो है सत्येंद्र को चुना जाता है, और सत्येंद्र को जो है डेपुटेशन पर रूस भेजा जाता है, रसिया भेजा जाता है। और
सत्येंद्र को अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था नौकरी करते हुए, उसे बहुत जल्दी मौका भी मिल गया विदेश जाने का। घर वाले भी खुश थे कि मीन्स एक तो गवर्नमेंट जॉब, ऊपर से जो है रूस चला गया, और सैलरी भी अच्छी हो जाती है जब आप विदेश पहुंचते हो। बहुत सारी अलाउंस आपको दिए जाते हैं, और भी हम कह सकते हैं बहुत खर्चे मिलते हैं सरकार की तरफ से। इसके बाद जो है, जब वो रूस पहुंचता, रूस में जो है मॉस्को में उसको रहने और बाकी सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इंडियन एम्बेसी में उसको काम करना शुरू करता है, और इसकी जो पोजीशन थी वो थी आईबीएसए। आईबीएसए जो है वो इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये उसकी पोस्ट थी। अब अभी तक वो दिल्ली की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में नौकरी कर रहा था। अब रसिया पहुंचता है तो इंडियन एम्बेसी में है, इंडियन एम्बेसी में ही जो है वो आईबीएसए मीन्स इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम करना शुरू करता है। वहां भी उसका कुछ दिन लगते हैं एडजस्ट होने में, क्योंकि विदेश था, पहली बार गया था। कुछ दिन के बाद जो है वो आराम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या उसने की कि उसकी जो फेसबुक आईडी थी, तो कई बार तो एजेंसी की तरफ से ये सख्त निर्देश भी होते हैं कि अगर आप विदेश में रहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी एजेंसी में काम कर रहे हैं जो कि देश को सुरक्षा प्रोवाइड करती है, तो आप अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो एक्सपोज ना करें, वो कहीं भी शेयर ना करें। लेकिन इस व्यक्ति ने जो है अपनी फेसबुक आईडी पर लिख रखा था, आई एम वर्किंग इन रसिया इन इंडियन एम्बेसी। अब जो ऐसी एजेंसीज होती हैं, विदेशी एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ पे रॉ है, और इसके अलावा आईएसआई जो है पाकिस्तान की है, मोसाद है, सीआईए है, तो कोई भी एजेंसी हो जब ऐसी चीजें देखती है तो एक बार कोशिश करती है, मानो जो दुश्मन देश है वो तो कोशिश करेगा कि इससे थोड़ा संपर्क साधा जाए, कुछ निकले। तो ऐसे ही होता क्या है कि एक दिन एक पूजा मेहरा नाम की जो है लड़की इस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। इसके बाद जो है जब ये फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंचती है, ये एक्सेप्ट करता है। धीरे धीरे जो है इनमें बात होना शुरू हो जाती है। फिर पूजा मेहरा बताती है कि वो कनाडा में रहती है और इंडिया में जो है बेंगलोर में एक रिसर्च पर काम कर रही है, तो वो बेंगलोर में रह रही है। फिर जो है वो बताती है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर जो है रिसर्च कर रही है, और उसका पूरा प्रोजेक्ट जो है इस वक्त चल रहा है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली जो है वो कनाडा में रह रही है। कॉल पर बातचीत होती है। बातचीत के बाद जो है धीरे धीरे और एक लंबा सफर शुरू होता है। लगभग 2-3 साल तक ये लोग बातें करते हैं। 2021 से 2024 आ जाता है, तो एक लंबे समय तक जो है लगभग 3 साल तक इनकी बातें होती रहती हैं। और फिर एक दिन जो है पूजा सत्येंद्र से उसका काम पूछती है कि हाँ, मुझे ये तो पता है कि तुम जो है इंडियन एम्बेसी में काम करते, लेकिन आपकी पोजीशन क्या, किस पोस्ट पे हो। वो भी जो है एक हवाई में बहुत कुछ बता देता है। उसके बाद जो है वो बताता है कि वो जो जूनियर्स आते हैं उनको ट्रेनिंग देता है। अब यहां से जो है लड़की उसको अपने बातों में लेना शुरू करती है। यहां से वो हनी ट्रैप होना शुरू हो जाता है। अभी तक उसको पता नहीं है, लेकिन वो जो है फंस चुका है। लड़की उसको बताती है कि ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर रिसर्च कर रही हूँ। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरी हेल्प कर देना। अगर आप मेरी हेल्प करते हो तो जो यूनिवर्सिटीज है उसमें मेरी एक अच्छी पोजीशन आएगी, अच्छी रैंक आ जाएगी, और मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो अव्वल दर्जे का बनेगा। लोग मुझे जो है, क्योंकि इतनी जो जानकारी आप मुझे दे सकते हो वो नॉर्मली नहीं मिल सकती। लेकिन ये दिमाग नहीं लगा पाता है। ये धीरे धीरे जो है लव ट्रैप में फंस चुका था, और पूजा को जो है जो भी जानकारी वो मांगती है वो ये देना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद जो है एक दिन पूजा के एक मैसेज आता है सत्येंद्र के पास। लास्ट टाइम जब वो कनाडा आई थी, तो वो बताती है कि उसे एक व्यक्ति मिला था,
और वो व्यक्ति जो है वो उसके पिता के थ्रू मिला था, क्योंकि उसके पिता जो है वो कनाडा सरकार में जो है भी दखल रखते हैं, और वो लड़की जो है पूजा शर्मा वो बहुत बड़े परिवार से आती है, ऐसी सारी चीजें वो बताती है। और वो बताती है कि ये आदमी जो है ये उसके पिता के जरिए ही उसे मिला था, और उस आदमी ने बहुत ही छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो मैंने उस आदमी को ये इंफॉर्मेशन दी, और उसके बदले जो है उस आदमी ने मुझे अच्छा खासा पैसा दिया। और वो बताती है कि बहुत ही नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन मैंने उसको दी, और उसके बाद वो बताती है कि जब मैंने पता किया कि अपने पिता से, तो पता चला कि पाकिस्तान की आईएसआई के लिए ये व्यक्ति जो है वो काम करता है। अच्छा, वो लड़की उसको बता रही है कि मतलब एक हिसाब से देखा जाए कि अगर एक ज़हीन दिमाग के हो तो इसी बात से तुम्हें चीजों को पकड़ लेना चाहिए। वो खास तौर पे बता रही है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देके आई हूं जो आईएसआई का एजेंट है, लेकिन इसके बाद भी जो है वो किसी भी चीज का उसको फर्क नहीं पड़ता है। कुछ देर के लिए वो डरता है, लेकिन फिर वो एक हिसाब से फंस चुका था उसके प्यार में, हनी ट्रैप में, जो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बात से ये प्रूव होता है कि कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, जिसका दिमाग बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं वो सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। इसके बाद जो है वो कहती है कि पूजा सत्येंद्र से कहती है कि तुम तो इतनी अच्छी पोजीशन पर हो, और जब वो मैंने तो उसे बहुत छोटी मोटी जानकारी दी और उसने मुझे इतना पैसा दिया, तुम भी उसको छोटी मोटी जानकारी दो और तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और सत्येंद्र इस बात से घबराता है, लेकिन फिर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। उसके दो अकाउंट थे, एक मॉस्को में था और एक भारत में था। जब वो उसने दिल्ली में जो है नौकरी करता था तब एक अकाउंट था, अब वो मॉस्को पहुंच गया था तो वहां भी एक अकाउंट था। अब वो जब भी इंफॉर्मेशन देता था तो उसके अकाउंट में एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता था। धीरे धीरे जो है ये साधारण सी जानकारी देता है, और साधारण सी जानकारी देते देते ये देश की सीक्रेट जानकारी जो है रिवील करना शुरू कर देता है। और सीक्रेट जानकारी जो रिवील करता है वो कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं, मीन्स देश की जो सबसे सीक्रेट चीजें थी उन सारी चीजों को जो है ये रिवील करना शुरू कर देता है। इसमें देखिए था क्या, स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इन सारी चीजों की जानकारी वो देता है। इवन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के हथियारों के बारे में जानकारी देता है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो भी होती है इनके बारे में सारी प्रोवाइड करता है। यहां तक कि रसिया में भारत और रसिया की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही थी उसकी भी इंफॉर्मेशन देता है। कुल मिलाकर लगभग उसने 250 क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए थे पूजा के थ्रू। और इसके लिए 250 जानकारी के लिए सत्येंद्र को लगभग 30 लाख रुपए जो है एज अ, हम कह सकते हैं प्राइज, या जो भी कहिए कि उसको मिलते हैं, कि बेच रहा था तो उसको 30 लाख रुपए मिलते हैं। उसी दौरान जो है रॉ को जो है इनपुट मिलता है कि भारत में और भारत के बाहर कुछ ऑफिसर्स हैं, खासकर इंडियन एम्बेसी के बाहर, उनको जो है आईएसआई के लोग जो है लालच दे रहे हैं और किसी तरह के जो है ट्रैप में फंसा रहे हैं। जब ये बात रॉ को पता चलती है तो जो है जितने भी हम कह सकते हैं लोग पूरी दुनिया में, जो भी हमारे अधिकारी, जो भी ऑफिसर्स जो है एम्बेसी में काम करते थे, सबके फोन जो है सर्विलांस पर लगा दिए जाते, सबके XYZ सबके। और
उनकी मॉनिटरिंग होनी शुरू होती है। जब मॉनिटरिंग होनी शुरू होती है तो धीरे धीरे जो है जब इन लोगों की मॉनिटरिंग हो रही थी तो सत्येंद्र जैन का जो फोन है वो कई बार जो है रडार में आता है। मतलब कई अनएथिकल एक्टिविटीज या कई ऐसी एक्टिविटीज देखी जाती हैं जो पाकिस्तान से कुछ मैच हो रही थी। फिर जो है इसकी मॉनिटरिंग जो है वो पूरा पूरा दिन, कई कई हफ्ते कंटिन्यू 24 घंटे लग इसकी मॉनिटरिंग की जाने लगी। उसके बाद जो है इसके अकाउंट चेक हुए तो पता चला कि इसके अकाउंट में जो है लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। मतलब महीने के अंदर, मान लो सैलरी के अलावा। फिर धीरे धीरे प्लान ये बना कि इसको रंगे हाथों पकड़ना है। सत्येंद्र जब रॉ के रडार पे था इसी दौरान जो है ये छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाता है और इसकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाती क्योंकि काफी दिनों से ये घर नहीं गया था। तो इसकी जब एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो 28 जनवरी 2004 को दिल्ली एयरपोर्ट से जो है ये हापुड़ अपने घर पहुंचता है। लेकिन जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है एटीएस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कुछ लोग सादी वर्दी में और रॉ के कुछ लोग, लोकल इंटेलिजेंस के कुछ लोग, लोकल पुलिस के कुछ लोग, सबके सब जो है इसकी मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसकी हर एक हरकत पे नजर रखी जाती है। इसके अलावा इसके जितनी भी सोशल मीडिया पे जो भी हम कह सकते हैं आईडीज थी, इसके नंबर, इसका नंबर तो सर्विलांस पर था ही, हर चीज पर इसकी नजर रखना शुरू हो जाता है। भारत में जितने दिन ये रहा उतने दिन जो है खुफिया पुलिस उसके हर मूवमेंट पे नजर रख रही थी। एटीएस के लोग तो थे ही, उसके बाद एटीएस के लोग जो हैं इसके घर पहुंचते हैं। ये घर पर मिलता नहीं है। छुट्टी जो इसने ली थी वो उसने ये बताया था कि उसकी कजिन की जो है शादी है और उसी शादी में जो है इसको जाना है। खैर जब एटीएस के लोग पहुंचते हैं घर पे तो ये सच होता है कि उसकी कजिन की शादी थी और उसी शादी में ये उसे जाना था। इसके बाद जो है एटीएस के लोग वापस आ जाते हैं और इसको जो है समन भेजते हैं और कहते हैं कि मतलब कोई भी जानकारी इसको नहीं देते, कहते हैं कि आप जो है एटीएस के ऑफिस में आइए, कुछ जानकारी लेनी है। अब इससे भी लगता है कि हम जो है रसिया में रहते हैं, इंडियन एम्बेसी में काम करते, हो सकता है कोई जरूरी जानकारी लेनी हो। ये एटीएस के ऑफिस पहुंचता है और सीधा इससे इंटरोगेशन जो शुरू होता है वो इसी सवाल से शुरू होता है कि तुम्हारा जो है आईएसआई से संपर्क कितने दिनों से है। जब ये सुनता है तो पहले तो ये नौटंकी बनाता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं पता है। फिर दूसरा सवाल इससे पूछा जाता है कि पूजा शर्मा कौन है। फिर ये वही तमाशा बनाता है कि नहीं, मुझे इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है। फिर जो है थोड़ा एटीएस अपना वही रूप लेती है जो टेररिस्ट के साथ होता है। खैर वो नहीं था, लेकिन थोड़ा कठिनाई से पूछताछ होती है। तब ये उगलना शुरू करता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, कनाडा में रहती है और भारत में जो है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर जो है एक प्रोजेक्ट कर रही है बेंगलुरु में। जब उसकी जानकारी ली जाती है तो इस नाम की कोई लड़की ना तो कनाडा में थी, ना तो मतलब बेंगलुरु में थी। मतलब कनाडा में थी और बेंगलुरु में भी थी, लेकिन जो नंबर उसने दिया था, जो एड्रेस उसने बताया था या जो उसने अपने परिवार की बातें की थी, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में पता चलता है कि वो नंबर जो है वो पाकिस्तान का था और वो लड़की जो थी वो एक आईएसआई की एजेंट थी। फिर जो है वो जानकारी बताना शुरू करता है कि कैसे कैसे उसकी मुलाकात हुई। फेसबुक पे मुलाकात होती है और फिर वो लड़की एक दिन कनाडा जाती है और कनाडा से जो वापस आती है वो जो भी जानकारी बताती है कि नॉर्मल सी जानकारी देना, इतना पैसा मिलता है और मैंने पैसा मतलब जानकारी देनी शुरू की और धीरे धीरे वो लव ट्रैप में फंस जाता है। तीन फरवरी 2024 का दिन था जब सत्येंद्र को ये पता चला कि पूजा मेहरा जो है
वो बेंगलोर में नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहती है। कनाडा से उसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। बीएनएस की धारा वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री 121A लगाई गई है उन पर। और बीएनएस की जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की देश की जो जानकारी है वो दुश्मन देश की सीक्रेट एजेंसीज को देने के लिए जो है इन पे 2 धाराएं लगाई गई हैं। आगे क्या होता है जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब भी आप ये देखें कि सोशल मीडिया आप ऑपरेट कर रहे हैं, सजग रहें, जागरूक रहें कि आप जो ऑपरेट कर रहे हैं वो है क्या, उसमें कुछ है भी या नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी मिलते या आपसे ऐसे कोई उल्टी सीधी बातें करता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म करें, या जो भी चीजें हैं। अब तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स पे कॉल करिए, आप लोगों तक पहुंचाइए। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।